अस्सलाम वालेकुम। कैब 5 लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इन प्रोसेस था। वैसे तो डिस्कस हो ही गया था सारा, लेकिन जो पॉइंट 3 और 4 हैं, इन पॉइंट्स की अंग्रेज़ी मैंने नहीं लिखवाई थी। अच्छा, चलें एक दो सवालों में और भी लिखवा दूंगा मैं, लेकिन उसूली तौर पे तो एक सवाल के अंदर अंग्रेज़ी लिखवा देना काफ़ी था। उसके बाद तो आपको ख़ुद उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने की, ठीक है ना। बहरहाल चलें, फ़िलहाल तो लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 जी। पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि इन्होंने ब्रांड एक एक्वायर किया है 2 मिलियन का। तो सिंपल सी बात है, 2 मिलियन के ऊपर ब्रांड एक इंटेंजिबल है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये उसकी कॉस्ट है, रिलायबली मेजर हो सकती है। लेकिन लाइफ ऑफ ब्रांड जो है वो 10 साल एक्सपेक्ट की जा रही है। अब वो कहते हैं जी करंटली कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे। एक्टिव मार्केट नहीं है तो वही शुरू के अंदर वैसे भी प्रोडक्ट आपको पता ही है कि वो अक्सर चैलेंज से गुजरती ही है, थोड़ी एफर्ट के बाद वो ठीक है बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटा, जब आपको अवेलेबल फॉर यूज़ कोई एसेट हो जाता था, चाहे आप यूज़ करें या ना करें, डेप्रिशिएट करते थे। फिर आपने एक प्लांट इंस्टॉल कर लिया। अभी उसकी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो प्लांट, उस आउटपुट की अभी जो है वो इतनी मार्केट डेवलप नहीं हुई, डिमांड इतनी नहीं बढ़ी, तो क्या आप उसको अमाउंट डेप्रिशिएट नहीं किया करते थे? FAR 1 की बात कर रहा हूँ। जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाता था IS 16 में, आप उसको डेप्रिशिएट कर लेते थे, चाहे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई या नहीं हुई, चाहे जो है वो डिज़ायर्ड कैपेसिटी पे वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते। ऐसे ही ये इंटेंजिबल भी है कि अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था। अब अगर डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर नहीं इसकी अगर डिमांड पहुंची आउटपुट की, प्रोडक्ट की, तो कोई मसला नहीं है, आप डेप्रिशिएट इसको अमोर्टाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आप लिखें द एक्वायर्ड ब्रांड shall be recorded as an intangible the acquired brand shall be recorded as an intangible in SOFP at its cost of 2 million, at its cost of 2 million, because अब ये एक ही लाइन के अंदर ना दोनों बातें लिखने की आदत डाल लें। बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फुल स्टॉप। अच्छा जी, अब 2 मिलियन को आपने कैपिटलाइज कर दिया एज एन इंटेंजिबल, बोलें। अब मैंने आपको कहा कि यूज़फुल लाइफ जो एक्सपेक्टेड है वो 10 साल है, तो आपने 10 साल पे इसको अमोर्टाइज करना है, तो 2/10। लेकिन किस दिन आपने ये एक्वायर किया है ब्रांड? इन द मंथ ऑफ जून 2011, और ये एंड हमारा है 31 दिसंबर 2011। तो कितने मंथ्स बने? 7/12। 6/12 नहीं कर देना जल्दी में, 7/12। कितना आंसर आता है जी? क्या आंसर है? पॉइंट से आगे बोले नहीं बच्चा को। 0.11, तो 0.12 कर लेना। 0.116 है तो 0.12 कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये सिर्फ 0.1 लिखें, जो 2 डेसिमल लिखने हैं तो फिर 0.12 कर दें। अच्छा जी, अब हमने कह दिया कि इंटेंजिबल 2 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लें बैलेंस शीट में, ठीक है। अगली बात अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करनी है कि अमोर्टाइजेशन हम करेंगे यूज़फुल लाइफ के ऊपर, और वो अमाउंट करेगी कितनी? 0.12। लेकिन साथ ही आपने ये भी कह देना है, चलें एक्टिव मार्केट को फिलहाल इसकी डिस्कशन को रहने दो, तो लिखें आगे। This intangible shall be amortized over its definite useful life of 10 years, and an amortization expense of 0.12
एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.12, आगे ब्रैकेट में आप ऐसे लिखोगे वर्किंग ना, एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.12, ब्रैकेट में ये वर्किंग शो करोगे, एन अमोर्टाइजेशन ऑफ 0.12, वाह जी वाह, शैल बी टेकन टू SOCI, ठीक है। चलें जी 0.4 के बारे में अब थोड़ी सी बात लिख लेते हैं जी। 0.4 की कहानी कुछ इस तरह से थी, पिछले साल 7 मिलियन का एक हमने इंटेंजिबल, ये बातें पिछली क्लास में हो गई हैं इसलिए ज़रा क्विकली कर रहा हूँ, कोई मसला वो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। पिछले साल एक 7 मिलियन का इंटेंजिबल हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। इस साल वो कहता है 3 मिलियन एक्सपेंस मज़ीद किया है जो रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अगर किसी रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो क्या कर लो, ये देखो हमने क्या किया है, उसको एसेट की कॉस्ट में बुक वैल्यू कॉस्ट एक ही है क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो हो नहीं रही थी, इंडेफिनिट लाइफ वाला था ना, ठीक है। तो आप उसको क्या कर लो, उस इंटेंजिबल की कैरिंग अमाउंट कह लो, कैरिंग अमाउंट के अंदर बढ़ा लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो लिखो इस बात को, ₹3 मिलियन shall be added to the carrying amount of intangible, ₹3 million shall be added to, आप भी लिख लो कि अगली बार लिखो, ₹3 million shall be added to carrying amount of intangible already appearing at 7 million, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। क्या लिखा है मैंने, ₹3 million shall be added to carrying amount of intangible already appearing in balance sheet at 7, and the carrying amount will become, थोड़ा और आसान करेंगे जुमले को, एंड, ठहरे मैंने जो एंड पे बात की थी उसके बाद कह रहा हूँ मैं, नया जुमला नहीं लिखना, ठीक है ना। ऑलरेडी अपीयरिंग एट 7 मिलियन लिखा था ना जी, एंड द इंटेंजिबल विल अपीयर इन SOFP एट 10 मिलियन, यूँ कर लें, एंड द इंटेंजिबल, इधर थोड़ा सा बैठे ना ताकि मुझे नजर तो आए मैं क्या लिखवा रहा हूँ। अब मैं अभी ज़रा देखता हूँ जी मैंने क्या लिखवाया, एक मिनट, लिख लें, नाम लिख लें, कोई मसला नहीं। ₹3 मिलियन, ये क्या चीज़ थी वैसे, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, आप प्रोडक्शन प्रोसेस भी लिख सकते हैं जी। ₹3 मिलियन शेल बी एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल, या प्रोडक्शन प्रोसेस लिख लें, ऑलरेडी अपीयरिंग एट 7 मिलियन, एंड द इंटेंजिबल will appear in SOFP at ₹10 million, and the intangible will now appear in SOFP at 10 million. तो देखो आप खुद ही, मैं 2 दफ़ा बोलता हूँ जुमला बदल जाता है, तो बी कॉन्फिडेंट, बात लिखनी है आपने, ठीक है, थोड़े बहुत प्लस माइनस के साथ कोई मसला जी। तो 3 मिलियन को हमने क्या किया, 7 मिलियन में ऐड कर दिया, और अब हमारा इंटेंजिबल कितने पे नज़र आ रहा है, 10 मिलियन पे नज़र आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अगली बात इधर देखो, द न्यू प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ। अब इस लाइन को लेकर हमने अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन करनी होती है, ठीक है। तो अब आप लिखें, एज द इंटेंजिबल हैज़ एन इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, हैज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस या इंटेंजिबल जो मर्जी लिख लें, हैज़ एन indefinite useful life, therefore it shall not be amortized, as the intangible has an indefinite useful life, therefore it shall not be amortized, rather से मुश्किल तो नहीं लग रहा, इट शेल नॉट बी अमोर्टाइज के बाद फुल स्टॉप लगा के आप फिर अलग से भी लिख सकते हैं, इट शेल बी टेस्टेड फॉर, अगर रादर मुश्किल लग रहा है तो उड़ा दें उसको, बहरहाल मैं उसी कॉन्टिनेंट बोलता हूँ, रादर इट शेल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, रादर इट शेल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, कैसे बाय कंपेयरिंग, बाय, ये लाजमी लिखना है पर्चे में ताकि उसको पता लगे कि आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना भी आता है, ठीक है। वी विल, क्या कह रहा था मैं, रादर इट विल बी टेस्टेड और इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद
रिकवरेबल अमाउंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। लें जी, ये 11 नंबर का सवाल था आपका। ठीक है, यहाँ तक को मसला। क्वेश्चन 5 में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी, एडजस्टमेंट 1 में कमर्शियली लॉन्च लिखा हुआ है जी, फिर बिल्कुल यही मतलब है इसका, अमोर्टाइज करना। हाँ हाँ, उसने ये यही तो मैंने कहा था कि 1 जनवरी को स्टार्ट की है हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और 1 अक्टूबर पे वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले होगा, यानी कंप्लीट हो गया है। अब बीच में किसी वक्त में रिसर्च का फेज़ ख़त्म होकर डेवलपमेंट शुरू हुई, डेवलपमेंट में भी 6 क्राइटेरिया मीट हुआ, वो उसने अलग अलग डेट नहीं बताई, तो उसके लिए फिर उसने हमें ये अलग अलग दे दिए थे। रिसर्च 4.5 मिलियन है और डेवलपमेंट 9 मिलियन है। ठीक है जी, तो हमने ये कहा था कि अगर सवाल खामोश होगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे जी कि डेवलपमेंट अच्छे वाली ही है, सारी 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाली ही है, सारी कोई कैपिटलाइज करना है, इस वजह से हमें फिर इसको पूरे को लेना पड़ा था। और अक्टूबर पे तो 30 सितंबर पे कंप्लीट हो गया, तभी तो 1 अक्टूबर को प्रोडक्शन वालों के हवाले किया गया और उन्होंने कमर्शियली इसको लॉन्च कर दिया है। कमर्शियली लॉन्च करने का तो क्या कि अब इससे प्रोडक्ट बना के, ये है क्या चीज़ थी, न्यू प्रोडक्ट, डिज़ाइन बनाया होगा, फार्मूला बनाया होगा, जो भी था वो बन गया। 1 अक्टूबर से हमने उसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया, कमर्शियल लेवल पे मैस प्रोडक्शन शुरू करके उसको लॉन्च कर दिया। तो इसका मतलब 30 सितंबर पे वो कंप्लीट हो गया था, तो फिर 1 अक्टूबर से तो वो इंटेंजिबल यूज़ होना शुरू हो गया, तो उसको मोटाइज करना 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे। फिर वो बताता कि वर्क इन प्रोग्रेस है। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट भी कर रहा है, तो इससे तो सिर्फ ये पता लगता है कि इंटेंजिबल को ऐड कर लो, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल कंप्लीट नहीं हुआ। वो अगर लिखेगा इंशाल्लाह, अगर कंप्लीट नहीं होगा तब भी लिखेगा। अब देखो ना, सवाल खामोश था अब आप क्या अज्यूम कर लेते कि जी ये तो कंप्लीट नहीं है। अल्लाह के बंदे, पिछले साल 7 मिलियन उन्हें कैपिटलाइज किया हुआ है, वो कहता है मजीद 3 मिलियन भी ऐड कर दिया, वो भी कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, आगे कोई बात उसने नहीं कही, तो मतलब वो कंप्लीट ही है। अगर इंडेफिनाइट लाइफ उसने ना दी होती तो फिर लाइफ दी होती या कोई और बात करता। अंडर कंस्ट्रक्शन का कहना होगा तो वो क्लियरली बता देगा आपको कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से डिस्कशन कर, बड़े सवाल करने हैं अभी हमने। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। और क्वेश्चन 5 में कोई क्वेश्चन? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए पढ़ लें पहले। लो जी, बड़ा ही खूबसूरत सवाल, 8 नंबर का पार्ट ए है, 8 नंबर का। पेज नंबर भाई जिस सवाल पे तो उससे पिछले सवाल 225। वैसे तो पॉइंट बी बहुत आसान है, लेकिन चलो अब मुश्किल से पहले फिर आसान की तरफ आएंगे। ठीक है, इसके चौथे के अलावा मैंने कम से कम 2 को पास पेपर और कराने हैं, जिसमें एक आसान सा है और एक हैवी है, जिसका इंतज़ार था हमें कब से लेकिन इतना मुश्किल वो भी नहीं है, पासिंग मार्क समझ उसकी भी आएगी, बस अंग्रेजियाँ लिखने का मसला है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ लें ज़रा। एक्सप्लेन विद रीजंस। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2012 टॉप फूड लिमिटेड acquired a manufacturing right of an assorted range of juices and ice creams from a well-known multinational company for 50 million। हाँ जी, ये मैन्युफैक्चरिंग राइट लिया है इन्होंने, तो ये इंटेंजिबल है। ठीक है, और वैसे भी उन 5 में से नहीं है ना, इंटरनली जनरेटेड है ना, अगर 5 में से भी होता तो परचेज कर रहे थे, इंटेंजिबल बनना था, तो बिल्कुल सुकून से आप ये कहा करो ऐसी सूरत के अंदर कि ये एक इंटेंजिबल है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है। मैन्युफैक्चरिंग राइट, वेल इस्टेब्लिश्ड मल्टीनेशनल से आपने एक मैन्युफैक्चरिंग राइट, नेस्ले वालों से कहा है भाईजान अगले 5 साल हम जूस हम बना के बेचेंगे आपके नाम से। ठीक है, आप साइड में बैठे हैं, आप पैसे ये पकड़े 50 मिलियन, आप सुकून करें, हम बनाएंगे हम बेचेंगे।
ठीक है। तो फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल होते हैं, तभी खर्चा कर रहे होते हैं आप, ठीक है। और कॉस्ट भी रिलायबली मैयर हो रही है, सामने लिखा हुआ है 50 मिलियन आपने पे किया, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग आर द रेलिवेंट क्लॉजेज of the agreement executed between two companies. The agreement is valid for 5 years, ये legal life है, and is renewable for another 5 years at a, लो भाई उसने उसने आज फिगर्स ही नहीं दी, ठीक है, उसने खुद ही कह दिया कि प्राइस क्या है जी, नॉमिनल। तो लीगल लाइफ कितनी होगी, 10 साल। और यूजफुल लाइफ अगर सवाल में ना गिवन हुई तो फिर यही अमोर्टाइजेशन के लिए यूज होगी, 5 नहीं यूज होगी, क्या यूज करेंगे, 10। उसकी वजह क्या है, अच्छा, ये नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ये रिन्यूएबल है। अच्छा, कहता है द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, बेच नहीं सकते, एंड कैन नॉट बी सबलेट, किराए पे भी नहीं दे सकते। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू वाली बात नहीं थी, ये वाली बात थी रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर जाना हो तो अगर कोई ऐसी शिक पड़ी हुई है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, या आप उसको सबलेट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप उस पर रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं। तो ये रीवैल्यूएशन मॉडल की डिस्कशन में ये बात यूज हो सकती है, उसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। पता नहीं इस तरह की बातें क्यों दे रहे हैं। चलो, आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट, अब वो जो हमने मैन्युफैक्चरिंग राइट खरीदा है, तो नेस्ले वालों ने अपना प्लांट भी उठा के साथ नहीं दे देना होता, प्लांट हमने अपना लगाना है, सिर्फ राइट टू मैन्युफैक्चर नेस्ले जूस हमने लिया है, ठीक है ना। तो जब प्लांट इरेक्ट हो गया तो TFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ऑन यकम जुलाई 2012। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन द न्यू प्रोडक्ट वाज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर सेल इन द फर्स्ट 6 months ऑफ देयर लॉन्चिंग। तो फिर हम क्या करें, ठीक है, हम तो अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम यकम जनवरी 12 से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे या यकम जुलाई 12 से। चलो ठीक है, ये जवाब दिखने की बारी आने दो, फिर सोचते हैं, तब तक सोचो आप। देखो, 2 सिचुएशन हैं, हमें यकम जनवरी को ये राइट मिला है और हमने 10 साल तक इसको अमोर्टाइज करना है, ठीक है। लेकिन ये जो राइट है इसको इस्तेमाल करना हमने शुरू कब किया है, यकम जुलाई को। पता नहीं अब कौन सी डेट होगी स्टार्टिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन, लेट्स सी। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है, सबसे ज़्यादा अहम बात है रिक्वायरमेंट का रंग और ढंग। ज़रा देखिए, एक्सप्लेन विद रीजंस, 8 नंबर उसने दे दिए ना, तो फंसा भी लिया आपको। एक्सप्लेन विद रीजंस हाउ TFL शुड हैव अकाउंटेड फॉर अबव पेमेंट ऑन यकम जनवरी 12 एंड 31 दिसंबर 12। जी बच्चों, यकम जनवरी 12 पे तो आपने सिंपली कहना है कि 50 मिलियन का इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स हैं और कॉस्ट लायबिलिटी मैयर हो सकती है, ये तो कहानी होगी ख़त्म। लेकिन सही जो आपको पकड़ में आना है ना, आपने वो आना है 31 दिसंबर 12 पे। 31 दिसंबर 12 पे एक तो आपने अमोर्टाइजेशन, 8 नंबर है ना, अब उनको इंसाफ भी तो करना है उनके साथ। एक तो आप उनकी अमोर्टाइजेशन के ऊपर बात करोगे, तो आप कहोगे जी हम इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर इट्स लीगल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। साथ ही आप ये भी लिखेंगे कि हमने रिन्यूअल ऑप्शन को क्या किया है, कंसिडर किया है, क्योंकि रिन्यूअल इज एट मिनिमल कॉस्ट। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अब इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है, एट कॉस्ट, ठीक है ना। लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल भी और रिवैल्यूएशन मॉडल भी। अगर 3-4 नंबर का सवाल होता तो शायद इतनी तफसील में मैं ना जाता, लेकिन 8 नंबर पे के साथ इंसाफ करना है। तो वो जो एक लाइन उसने लिख कर दी थी, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल और कैन नॉट बी सबलेट, इसको यूज़ करते हुए मैं ये वाली डिस्कशन भी करूंगा कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में IS 38 अलाउ करता है कि आप इंटेंजिबल को कॉस्ट मॉडल पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। लेकिन चूंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, सबलेट नहीं हो सकता है ये राइट टू मैन्युफैक्चर, इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं लेकर जाएंगे। ये अपनी बुक वैल्यू पे नज़र आएगा कॉस्ट मॉडल में, जो कि होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन लेस करके जो फिगर्स निकलेंगी वो भी बता देंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। भाई पढ़ ना लें, वैसे पढ़ ही ना लें, कितने सवाल लिखेंगे, बस कर दें, मैं तो कहता हूँ। लिखें जी, ज़बानी तौर पे पहले दिमाग के अंदर तो लिख लेना जी। सबसे पहले यकम जनवरी 12 पे आप क्या कहोगे, एन इंटेंजिबल, दिस प्रोडक्शन राइट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल
at 50 million as it is probable that future benefits will flow and cost can be measured reliably. ठीक है, जरा देखें क्या आई के अपने जवाब लिखा हुआ है. IS 38 allows recognition of an identified मुश्किल वाली अंग्रेजी. It is probable that since rights acquired by TFL meet the above condition should be recognized as right intangible. यही वाली बात मैंने भी बोली है, ज़रा लंबी लिखी हुई है, छोड़ें आप लिखें ज़रा. चलें एक और सवाल, ये वाला सवाल, उसके बाद फिर मैं अंग्रेजी नहीं लिखवाऊंगा. ठीक है, उसके बाद अगर वो सवाल होगा मैं डिस्कशन कर दूंगा अंग्रेजी, फिर आपने ट्राई करके आनी है. ठीक है ना, लिखें लिखें ज़रा. ये ज़रा 5-6 लाइनें लिखी हुई हैं, हम इसी को 2-3 लाइनों के अंदर कैसे लिख रहे थे पहले भी हमने लिखा था. लिखें जी. राइट acquired right, बल्कि यूं लिखें, acquired right shall be recorded as an intangible because it meets the because it is probable meets the criteria. ऊपर और लंबा हो जाएगा. Because it is probable that future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured. आगे निकल गया हूँ, फिर सुनो. Acquired right shall be recorded as an intangible because it is probable that future economic benefits will flow to the entity. Future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably. ठीक हो गया जी. अब अगली बात, साथ ही ना हमने वो वाली भी फनकारी लगानी है साथ ही. तो अगला पॉइंट लिखें. ये पॉइंट 1 हो गया ना. क्या कहा हमने, ओहो सॉरी, क्या कहा हमने कि एक्वायर्ड राइट को एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लो क्योंकि ये क्राइटेरिया मीट करता नजर आ रहा है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखो. दिस राइट शैल बी रिकॉर्डेड या दिस इंटेंजिबल, जो मर्जी है, नाम लिख लो इंटेंजिबल का या इंटेंजिबल लिख दो. ठीक है ना, दोनों काम दोनों चलेंगे. दिस राइट शैल बी रिकॉर्डेड शैल बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन. अब साथ ही हमने वो फनकारी भी लगा दी कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, एट कॉस्ट. अभी आगे जाएंगे 31 दिसंबर के ऊपर, तो फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात भी करनी है हमने. ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने जी, दिस राइट शैल बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 मिलियन. जी ठीक है, डन. अच्छा, अब इसके ऊपर हेडिंग बना लें. ये हमने कब बात की है, ऑन 1 जनवरी 12. खैर इसने सही है, मिलती जुलती बातें ही हैं बस. ठीक है, छोड़ें आप. अब लिखें, फिर इस सवाल में लिखें, फिर अगले में वहीं से देख लिया करेंगे सोल्यूशन. ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल जो मैं डिस्कस करूंगा अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला हुआ तो फिर वो सोल्यूशन से आपको चाहती मरवा दूंगा. आपने सोल्यूशन नहीं देखना घर जाके, आपने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है. डन जी. ऑन 1 जनवरी 12 हो गई डिस्कशन, कोई और चीज़ अब डिस्कस करने वाली नहीं है. हमने ये भी बता दिया कि इंटेंजिबल है, रिकॉर्ड करो. दूसरा हमने ये भी बता दिया कि इसको एट कॉस्ट रिकॉर्ड करो. और ये बता दिया कि चूँकि ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, 2 क्राइटेरिया, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा, अगर इन्हीं में ही कोई ऐसी कॉस्ट आ जाए जो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनानी होती बल्कि एक्सपेंस आउट करनी होती है, तो उसके लिए जुमला याद करवाया हुआ है. उसको ऐसे नहीं करना कि एक्सपेंस आउट करेंगे, बल्कि यूँ बोलना है, आई 38 प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, जो कि 6 क्राइटेरिया से पहले वाली है, या ट्रेनिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट. ठीक है ना, इस तरह से लिखना है. लेकिन अगर आए तो यहाँ पे नहीं था. अब लिखें एट 31 दिसंबर 12. हाँ जी, अच्छे से. अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2012 के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि हम इसको कौन कौन से मॉडल्स पे रख सकते हैं. ठीक है ना, उसके बाद फिर अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे. ठीक है ना, तो लिखो, IS 38 अलाउज इंटेंजिबल टू बी subsequently measured. IS 38 allows intangibles to be subsequently measured, या बैलेंस शीट डेट के ऊपर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है. ठीक है ना, IS 38 allows
an intangible to be measured subsequently at cost model or revaluation model और revaluation model. फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो, since the manufacturing rights are not transferable or since the manufacturing rights are not transferable, बस आगे दूसरा ना भी लिखो, काम चलेगा. Since the manufacturing rights are not transferable, therefore these shall be subsequently measured at cost model. These shall be subsequently measured at cost model. Full stop. अगला पॉइंट लिखें. अब देखो, हमने बड़ी चाबक दस्ती के साथ उसको ये बता लिया कि कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों अलाउड हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है. अब अगली बात, अगर कॉस्ट मॉडल है तो आपको पता है कि कॉस्ट मॉडल के ऊपर एसिड कैसे नज़र आता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पे. तो फिर आप आगे लिखना शुरू करो. सेकंड पॉइंट लिखो, these rights shall be amortized over their legal life of 10 years. These rights या this intangible, जैसे मर्जी लिख लें, दोनों सही हैं, ठीक है. this intangible भी लिख सकते थे. this intangible shall be amortized over its legal life of 10 years. Legal life of 10 years, and the amortization shall be started from Yakam January 12, and amortization shall be started from Yakam January 12. इधर देखो, आपको बता रहा था ना मैं कि एक एसिड अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाना और एक एक्चुअली यूज़ होना. जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया है तो वो तो लाइफ तो गुजरना शुरू हो गई. अगलों ने 10 साल के लिए ये हमें दिया है, तो 6 महीने तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो 6 महीने क्या उन्होंने माफ़ नहीं कर देने. उन्होंने ये नहीं कहना कि आपने इस प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग अगर यकम जुलाई से शुरू किया तो आप इसी दिन से ऑनवर्ड्स 10 साल कैलकुलेट कर लो. नहीं नहीं, उन्होंने 10 साल यकम जनवरी से कैलकुलेट करने. ठीक है. तो दिस राइट शैल बी अमोर्टाइज ओवर इट्स लीगल लाइफ ऑफ 10 years, एंड अमोर्टाइजेशन शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम यकम जनवरी 12, दैट इज व्हेन द इंटेंजिबल वॉज अवेलेबल फॉर यूज. दैट इज I.E लिखते हैं ना ऐसे. दैट इज व्हेन द इंटेंजिबल बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज. करते हैं वो बाद में करते हैं, अब एक बात तो संभाल लें. व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज. फुल स्टॉप के बाद लिखें, अच्छा जी ये AC बंद करा दें. फुल स्टॉप के बाद ये AC बंद करा दें, नहीं लिखना. फुल स्टॉप के बाद लिखें एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, 50 मिलियन है और लाइफ कितनी ली है हमने 10, और यकम जनवरी से 31 दिसंबर है. चलो माशाल्लाह, ये तो फिर 5 मिलियन हो गया. ठीक है. तो लिखें एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5 मिलियन, ब्रैकेट में यूँ लिख दो 50/10. ठीक है. एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5 मिलियन शैल बी टेकन टू SOCI. भाई ये 8 नंबर है ना, इसलिए इतना लिखा हमने. ठीक है ना. 8 नंबर को थोड़े नंबर नहीं होते. 8 × 1.8 करो तो अच्छा खासा टाइम भी है लिखने का. ठीक है. तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5 मिलियन शैल बी टेकन टू SOCI, एंड द इंटेंजिबल, अगर किसी ने राइट लिखा हो तो राइट लिख लो. द राइट शैल अपीयर एट अ बुक वैल्यू ऑफ 50 - 5 45 बनेगा. एट अ बुक वैल्यू ऑफ 45 मिलियन इन SOFP. 45 क्या यूँ लिख लेना, 50 ये एग्जामिनर को बताना होता है हमने कि ये 45 कैसे आया. 50 की कॉस्ट थी माइनस उसकी अमोर्टाइजेशन. ठीक है ना. तो फिर मैंने क्या बोला जी, एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5 मिलियन शैल बी टेकन टू SOCI, एंड द इंटेंजिबल या राइट जिसने लिखा हुआ द राइट शैल अपीयर इन द शैल अपीयर एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 45 मिलियन, ब्रैकेट में लिख दिया, इन SOFP. फुल स्टॉप.
इसके बाद वो भाई वाली बात आप लिख लें, पहले भी लिख सकते थे लेकिन आप चूंकि वो उस वक्त बात फैली हुई थी ना तो पहले उसको समेटने लग गए। अब आगे आप लिख लें, लिख लें, जहाँ मर्जी फिट कर दो, लिखना है, ठीक है। अब लिखो फिलहाल अगला पॉइंट, द एक्सटेंशन पीरियड इन लीगल लाइफ इज कंसिडर्ड बिकॉज एक्सटेंशन इज एट नॉमिनल प्राइस, बस, बिकॉज एक्सटेंशन इज एट नॉमिनल प्राइस। तो आईकेप ने शैतानी की थी थोड़ी सी, दोनों डेट्स पे अलग अलग उसने बात मांग ली थी और 8 नंबर दिए थे। मेरे ख्याल में अब 8 नंबर में और कोई बात लिखने वाली नहीं है। घर पे जाके ना एक बार सोल्यूशन को देख भी लेना है, आईकेप ने कोई एडिशनल बात लिखी हो तो वो अपने सोल्यूशन में ऐड कर लेना है। बतकादा बशरियत मुझसे रह गई, आपके दिमाग में नहीं आई, कोई बात नहीं, पता लग गई है तो सोल्यूशन में ऐड कर दो, पर्चे तक जाते जाते याद रह जाएगी। तो ये सारी बातें आपको आती हैं। I38 हमने पढ़ लिया हुआ है, अब ये बातें सिर्फ लिखने के लिए थोड़ी दिलेरी चाहिए। अगर मैं सारे सवालों के अंदर ये अंग्रेज़ी लिखवा दूंगा ना आपको तो आप बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। पर्चे के अंदर फिर जो सवाल आएगा उसके अंदर फिर आप ढूंढ रहे होंगे अब उस्ताद मिले वो लिखवाए। तो मेरे ख्याल में 2 सवाल काफ़ी होते हैं लिखवाने के लिए। मैंने 5th क्वेश्चन भी लिखवाया आपको और 4th का ए भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं डिस्कशन करूँगा, तफसील से जो कॉन्सेप्ट होगा वो दूंगा और आपको लिखने नहीं दूंगा, ज़बानी बात कर लूँगा कि भाई ये करना है। अब उसको घर पे जाके आपने ट्राई करना है अंग्रेज़ी में लिखकर। वो अंग्रेज़ी लिखकर आप सोल्यूशन से मैच करेंगे, वो 50-60% अगर मैच कर जाएगी तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ यार हमारी बातें मिलती जुलती उस तरफ जा रही हैं। ठीक है, सही है ना? ऐसे ही करेंगे ना। अब चलें, 4 के ए में कोई मसला है तो पूछ लें। उसने अलग अलग मांग लिया ना, तो अगर आप 1 जनवरी के ऊपर अमोर्टाइजेशन की बात करने लग जाते या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाली बात करने लग जाते तो गड़बड़ हो जाती ना। तो वो यही चाह रहा था कि आप बता सको इनिशियली इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है और इनिशियली एट कॉस्ट करना है। रिकॉर्ड करना है क्योंकि 2 क्राइटेरिया मीट कर गए और इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है। इसके अलावा 1 जनवरी पे आप कोई बात ना करो, वो ये चाह रहा था। फिर 31 दिसंबर पे आप जाओ तो आप उससे बताओ कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम रिवर्स मॉडल नहीं लगा सकते क्योंकि एक लाइन उसने लिख दी है। कॉस्ट मॉडल पे रहेंगे तो कॉस्ट मॉडल में ऐसे नज़र आता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पे। अमोर्टाइजेशन के लिए हमने 5 जमा 5 10 किया क्योंकि मिनिमल कॉस्ट के ऊपर था ये रिन्यूअल। और ये जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और एसेट एसओएफपी में इंटेंजिबल एसेट जो है वो बुक वैल्यू पे नज़र आएगा। ठीक है ना? तो ये बातें इस तरह अलग अलग टाइम पे लिखनी होती हैं। समझ आ रही है तुम्हें? ज़्यादा समझ आ रही है? अच्छा, लिख लो मेरे चांद, लिख लो। हैं? पेंसिल ख़त्म यार, अल्लाह के बंदे कोई किसी से पूछ ही लो, मांग लो किसी से। यार हद हो गई यार, तुमने लिखा ही नहीं यार। छोड़ो यार, बस करो अब, बस करो अब। इसकी चाय कैंसिल करो यार, इसकी चाय। सेशन शुरू नहीं हुआ, तुम लोग शुरू हो गए। अच्छा जी सुने, क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी आज एक नई बात सुनेंगे आप लोग। स्टैंडर्ड में पढ़ा भी दूंगा कहीं पे जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन फिलहाल सुने। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसे देकर ख़रीद लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह रहा हूँ यानी कि इंटेंजिबल अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया फिर तो आप इंटेंजिबल खरीदेंगे ना उनसे। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अभी जो प्रोडक्ट बनानी शुरू की थी वो बना नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ रिसर्च की, कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ उन्होंने काम कर रखा था। उन्होंने कहा नहीं जी हमसे नहीं बनता करेला कोला, याद है करेला कोला? ठीक है, तो गवर्नमेंट वालों ने कहा कि हमसे नहीं बनता, नहीं पेप्सी वालों ने कहा हमसे नहीं बनता करेला कोला। ठीक है, अब गवर्नमेंट वालों को पता लगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया करेला कोला का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उनके पास गए, उन्हें जाके कहा आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखी है आप वो हमें दे दो। उन्होंने कहा भाई ठीक है हमने काम रोका है लेकिन खर्चा हुआ हमारा, ऐसे थोड़ा ही दे देंगे, मेहनतें हुई हैं, वो साइंसदानों ने दिन रात लगाए हैं, ठीक है, और हमारे खर्चे हुए हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट वालों ने कहा अच्छा यार पैसे लो और हमें दे दो। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी से पैसे देकर ख़रीदी है तो चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो 6 क्राइटेरिया से पहले वाली डेवलपमेंट है, चाहे वो 6 क्राइटेरिया से बाद वाली डेवलपमेंट है, आपके लिए वो इंटेंजिबल है।
पैसे दे के खरीदा है तो ये एसेट है, इसमें कोई रिसर्च, कोई 6 क्राइटेरिया से पहले वाली डेवलपमेंट और कोई बाद वाली डेवलपमेंट नहीं है। सिंपल, आपने जो पैसे देकर ये इन प्रोसेस काम खरीद लिया है, ये आपके लिए इंटेंजिबल है। इन प्रोसेस होगा तो बेटा तभी आप खरीदेंगे ना उससे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कंप्लीट हो गया तो फिर तो आप इंटेंजिबल खरीदोगे, ठीक है ना। अब जब आपने ये अंडर प्रोसेस, इन प्रोसेस रिसर्च डेवलपमेंट खरीदी है, अब इसको खरीद के आपने रख तो नहीं छोड़ना, आपने किस लिए खरीदा है इसको, अब इसके ऊपर आप काम शुरू करेंगे। अब जब इसके ऊपर आप खर्चे शुरू करेंगे तो आगे आपके उसूल वही I38 वाले लगेंगे। अगर आपने रिसर्च की है तो वो एक्सपेंस, अगर आपने डेवलपमेंट शुरू कर दी और 6 क्राइटेरिया से पहले वाली है तो वो एक्सपेंस, और जो डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया के बाद वाली होगी वो उसमें कैपिटलाइज करनी है, ठीक है ना। बस फर्क सिर्फ इतना सा पड़ा है आज ये दूसरे धमाके के अंदर कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अगर पैसे देकर किसी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीद ली है तो वो रिसर्च है, चाहे जौन सी मर्जी वाली डेवलपमेंट है, ठीक है, आपके लिए वो इंटेंजिबल है, एसेट एक्सपेंस आउट नहीं करना। उसके बाद जो काम शुरू करेंगे उस पर पुराने वाले उसूल हैं, रिसर्च एक्सपेंस, 6 क्राइटेरिया पहले डेवलपमेंट एक्सपेंस, 6 क्राइटेरिया के बाद वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज, ठीक है। पढ़ते हैं सवाल। ऑन 1 जनवरी 2012 Matchless Enterprises Limited acquired a research data along with partially developed product design from a company for 2 million। जी प्यारे बच्चों, कितने रुपए देकर रिसर्च और अधपजद्दी डेवलपमेंट ले ली, 2 मिलियन। आगे वो कहता है इस 2 मिलियन में 0.5 रिसर्च है और 1.5 डेवलपमेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, हमारे किसी काम की नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ परेशान करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको क्या लगे 2 मिलियन के अंदर कितना रिसर्च है, कितना डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड कहता है आपने ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदी है 2 मिलियन लेके, ये 2 मिलियन का 2 मिलियन आपका इंटेंजिबल है, ठीक हो गया। इन्होंने एंट्रीज मांगी हुई हैं, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है सवाल की, ओके जी। द प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन, हाँ किस दिन खरीदा, रिसर्च डेवलपमेंट को पार्शियल रिसर्च डेवलपमेंट को किस दिन खरीदा, 1 जनवरी 12 पे, ठीक है। और प्रोडक्ट डिजाइन बनाकर हैंड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस दिन कर दिया। अब ये 1 नवंबर 12 पे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया तो इसका क्या मतलब बताया हुआ आपको, इस दिन इंटेंजिबल एसेट इज कंप्लीटेड, ओके। अब पता नहीं दरमियान में क्या मामला हुआ, देखते हैं। सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन, सब्सीक्वेंट टू यानी 1 जनवरी 12 के बाद, सब्सीक्वेंट टू एक्सपेंडिचर, MEL incurred 0.7 million on research and 2.5 million on the development or finalization of product design। अब सवाल अगेन खामोश है जी, ये याद रखना जिंदगी में, डेवलपमेंट के बारे में सवाल खामोश हो तो कैपिटलाइज कर देना है उसको, ठीक है, फिर उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। लो भाई 2 मिलियन तो इंटेंजिबल बन गया, लेकिन उस खरीदने के बाद से लेके 31 अक्टूबर तक, 1 नवंबर को तो वो तैयार होकर चला गया ना प्रोडक्शन पर, 31 अक्टूबर तक हमने 2 तरह के खर्चे किए, एक 0.7 मिलियन की रिसर्च और 2.5 मिलियन की डेवलपमेंट। तो 0.7 को एक्सपेंस आउट कर देंगे और 2.5 को इंटेंजिबल बना लेंगे। नेक्स्ट कहता है जी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोडक्ट डिजाइन वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 years। अब 5 साल के ऊपर इसको क्या करना होगा, हमने अमोर्टाइज करना होगा। मार्कर्स नहीं है, इधर ही कर लेते हैं एंट्रीज, चलें, मैं भी खुश हो गया है, चलो मार्कर्स भाई मंगवा लें, ये मैंने उधर एंट्रीज करनी थी। चलें जी प्यारे प्यारे बच्चों, पागल खानों, 1 जनवरी 12 पर हमारा इंटेंजिबल आ गया है, एक एसेट खरीदा है हमने, कितने रुपए देकर, अच्छा एंट्री कर दो, इंटेंजिबल डेबिट, अच्छा जी जी बेटा
WIP बेहतर एंट्री तो यही होती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप चलो लिख दो, आज लिख दो, लेकिन मसला ये है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर लिख दिया ना आपने, तो फिर आपको कंप्लीट होने पे ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं भूलनी, फिर ये एक एडिशनल एंट्री करना पड़ती है आपको। तो कैपिटल ये CWIP इंटेंजिबल CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी? 2 मिलियन से। ये हमने क्या किया? परचेज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी। अब 1 नवंबर 2012 तक उसने डेट बताई ना कंप्लीट होने की, तो उसी दिन की एक एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना? उसी दिन एंट्री कर लेते हैं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ है जी? वो कह रहे हैं जी इस दिन ये कंप्लीट हो गया और सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन हमने कुछ खर्चे किए हैं। तो कब तक किए होंगे? 1 नवंबर 12 तक ही किए होंगे ना। एक्विजिशन के बाद से 1 नवंबर 12 तक ही खर्चे होने, क्योंकि 1 नवंबर 12 पे तो इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, फिर उसमें तो कोई खर्चा नहीं होना, पता है ना? ये बात कई बार हो चुकी है, ठीक है। तो 1 नवंबर 12 पर तरतीब से चलते हैं। वो कह रहा है जी हमने कुछ रिसर्च की है। अच्छा जी, आपने रिसर्च किया तो अब इसको नहीं ये ना कहना कि पहले से वो अगर कैपिटलाइज हुआ है तो यहां पे भी रिसर्च, नहीं नहीं नहीं, आगे उसूल वही है, ठीक है। अगर रिसर्च है तो वो एक्सपेंस कितना जी? 0.7। फिर डेवलपमेंट है और खामोश है सवाल, तो इनटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना जी? 2.5। और कैश 3.2 से क्रेडिट करते हैं। 1 नवंबर को ये एंट्री हो गई, कोई मसला? ये नई बात थी आज हमारे लिए कि अगर हम खरीद लेंगे तो चाहे रिसर्च है चाहे डेवलपमेंट है, जौन सी वाली मर्जी, हमारे लिए वो एसेट है। और जब खरीद के ले आए, अब उस पर दोबारा काम शुरू किया, तो आगे आगे अपने वही पुराने उसूल लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जी, अच्छा हाँ, अब ट्रांसफ़र की एंट्री एडिशनल है। अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अच्छी एंट्री यही है जो भाई ने बोली, ठीक है ना। लेकिन अगर इंटेंजिबल डेबिट करते हैं तो फिर आपको तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके इंटेंजिबल डेबिट ना करना पड़ता। अब एक एडिशनल एंट्री इसी दिन करो जिस दिन ये कंप्लीट हुआ, 1 नवंबर 2012 पे, और इस दिन इंटेंजिबल तैयार हो गया, तो इंटेंजिबल को आप डेबिट करोगे और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर दोगे। जी ज़रा फरमा दें कितना है वर्क इन प्रोग्रेस में इकट्ठा हुआ पड़ा? 2 मिलियन और 2.5 मिलियन, तो 4.5 मिलियन को आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकालो और इंटेंजिबल बना दो। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले हो गया, तो 31 दिसंबर 2012 पर इसको अमोर्टाइज करना है। एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 4.5। लाइफ कितनी है जी? 5 साल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 5। और किस दिन अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ है? किस दिन प्रोडक्शन प्रोसेस वालों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वाले हुआ है? 1 नवंबर को, तो नवंबर और दिसंबर 2/12 जी 0.15। लो भाई, ये एक 4 नंबर की रिक्वायरमेंट थी जो हमारी पूरी हुई। 4 का बी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया था इसके साथ, इसलिए ट्रांसफ़र भी करना पड़ा। एक्सप्लेनेशन वाला सवाल नहीं था, एंट्रीज वाला से इसलिए करवा दिया। एक्सप्लेनेशन वाला सवाल होता तो फिर सिर्फ समझाता और भगाता आपको। थोड़ी क्लास आगे पीछे हो जाए चलेगा ना काम? जी बेटा, कर देगा कर देगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये सही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्रीज हैं, क्योंकि अगर ईयर एंड बीच में आ जाए तो फिर इसको अमोर्टाइज नहीं करोगे गलती से, वरना अमोर्टाइज कर जाओ फिर। बाकी सही कॉन्सेप्चुअल अगर बात करें तो ये सही एंट्री यही है जी। क्लियर है? अच्छा, ये तो ना सवाल प्योर ही होमवर्क है आपका, ये इंशाल्लाह मैं कल, मुझे आते साथ याद कराना है, मैं सबसे पहले इसको डिस्कस करूँगा। वैसे मेरा दिल था
कि मैं इसको डिस्कस कर लूँ। असल में ये एक्सप्लेन वाला सवाल है। वैसे ही ज़रा एक नज़र डालें तो इसमें 2 वैक्सीन्स हमने बनाई हैं जिनका फ़ायदा रिसीव होना है, तो ये इंटेंजिबल बनेंगे। वैसे ही अंग्रेज़ी लिखनी है कि इंटेंजिबल को जो है वो कैपिटलाइज कर लो, क्योंकि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल हैं, इनफ्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कॉस्ट लायबिलिटी मैयर हो सकती है, ठीक है। और कॉस्ट जितनी लिखी है उस कॉस्ट के ऊपर आपने इसको जो है वो कैपिटलाइज करा देना था। उसके बाद एक की लाइफ डेफिनेट है, एक की इंडेफिनेट है। डेफिनेट वाले को आपने लिखना है कि अमोर्टाइज करेंगे, और इंडेफिनेट वाले को इम्पेयरमेंट है। तो ये अंग्रेज़ी पहले खुद लिखनी है पूरी ईमानदारी से, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना है। मैं कल डिस्कस कर लूँगा, कोई मसला होगा तो। पॉइंट 2 में कहता है 6 million वॉज पेड टू टेलीविजन फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। हाँ जी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये एक्सपेंस आउट होना है, ठीक है। ये एक्सपेंस आउट होना है, इंटेंजिबल नहीं बनना। हाँ, एक मसला है, वो मसला ये है कि हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून पे, और ये यकम मई को पैसे पे कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। तो इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट एक है प्री पेड वाला, प्री पेमेंट वाला, वो शायद लगेगा। तो अंग्रेज़ी लिखते हो ज़रा ध्यान में ये रखना, ठीक है, कि आपने प्री पेमेंट का जिक्र भी करना है कि आज जो पैसे पे किए हैं उसमें से 1 महीना एक्सपेंस में जाना है, बाकी के ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीनों का भाई पैसे हैं, ठीक है ना। तो मई और जून 2 महीने एक्सपेंस में जाने हैं और 4 महीने प्री पेमेंट में नजर आने हैं। ऐसी डिस्कशन करनी है आपने, लेकिन पहले खुद करनी है, कैलकुलेशंस कर लेना, उसके बाद फिर मैं कल डिस्कस करूंगा, एक बार मैं बोलूंगा ज़रूर, ठीक है। लास्ट में कह रहा है 5 million वॉज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। IS 38 प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट एज एन इंटेंजिबल, ठीक है। अब आगे वो चाहे जो मर्जी कह रहा है, ट्रेनिंग कोर्सेज वर कंडक्टेड बाय लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑफ फार्मा एंड एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट। में भाई जा माफ कर दो यार, ट्रेनिंग कॉस्ट है तो एक्सपेंस आउट होना है, कहानियां ना डालो हमें, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसकी अंग्रेजी लिखोगे, ओके। अब वो सवाल जिसका इंतज़ार था हमें, अब वो आ गया, वो आ गया जिसका इंतज़ार था। ये ज़रा छुपा दिया मैंने। शुरू करते हैं जी अब इस क्वेश्चन को, और इसकी एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। ओपल लिमिटेड कमेंस, तैयार हैं, सासू लेना है, और क्या है, क्या हाल है, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आप लोगों की? अच्छा, मेरी ठीक है तबीयत। एक दफ़ा सवाल को बस इतना जितना सामने यहीं से पढ़ लें, किताबों से नहीं, यहीं से। हाँ जी, ये इंटेंजिबल्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शेल्फ लाइफ मतलब यूज़फुल लाइफ ही। अच्छा जी, OL commenced research work on a new product on यकम जुलाई 13 and entered the development phase on यकम जुलाई 14. In this respect, following expenses were incurred. For the year ended 30 जून 15, मतलब इसका हुआ जी यकम जुलाई 14 से, फॉर द ईयर एंडेड है ना, पूरे साल की, तो यकम जुलाई 14 से लेकर 30 जून 15, और ये यकम जुलाई 15 से लेकर पूरे साल का है, पूरे साल का खर्च है। यकम जुलाई
अच्छा ये सही था, ये तो सही था, यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक, ठीक है जी। अब भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने यकम जुलाई 13 पे रिसर्च शुरू की और यकम जुलाई 14 पे डेवलपमेंट शुरू की। 6 क्राइटेरिया कब मीट किए, ऐसी कोई बात कहीं लिखी हुई है? तो फिर सिंपल सी बात, यकम जुलाई 13 से यकम जुलाई 14 तक का एक साल रिसर्च चली और यकम जुलाई 14 से जो डेवलपमेंट शुरू हुई है वो सारी की सारी कैपिटलाइज होनी। सिंपल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जून 2014 वाले साल की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यहाँ पे उसने इकट्ठा लिख दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन ऊपर वाली लाइन के अंदर उसने लिख कर बता दिया हमें कि यकम जुलाई 13 से यकम जुलाई 14 तक रिसर्च फेज चला है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेशक लिखा हुआ है, यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक क्या चली है, रिसर्च। तो ये 8 मिलियन फिर क्या है, एक्सपेंस आउट होगा, ये रिसर्च है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 4 मिलियन, ये क्या मुसीबत आ गई, 4 मिलियन के बारे में क्या कह रहे हैं जी। अच्छा, जो साइंसदान बिठाए हैं लेबॉर्ट्री में उनको कोई स्टेटोस्कोप स्कोप पता नहीं को मशीनें को इक्विपमेंट चाहिए थे, वो उनको ख़रीद के माइक्रोसॉफ्ट वो उनको ख़रीद के दे दिए, ठीक है। अच्छा माइक्रोस्कोप कह रहे थे, मैं क्या माइक्रोसॉफ्ट कह रहे थे। अब ये 4 मिलियन रुपए का एक इक्विपमेंट ख़रीदा है। ये इक्विपमेंट इंटेंजिबल है कि टेंजिबल है? अच्छा, इस पे तो आइए 16 लगना चाहिए ना। आगे वो क्या कहता है ज़रा देखते हैं। वो कहता है जी परचेज़ किया है हमने इसको यकम जनवरी 2014। अच्छा, यानी कि साइंसदानों ने काम शुरू किया और फिर उन्होंने कहा यार हमें तो इक्विपमेंट चाहिए। हमने कहा अच्छा ख़रीद देते हैं। हमने 4 मिलियन का उनको इक्विपमेंट ख़रीद के दे दिया। अब ये 4 मिलियन रुपए का इक्विपमेंट जो है वो कह रहे हैं कि ये 5 साल तक हमारे काम आएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट। अच्छा, ये उसने पता है किसके लिए लिखा है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो गिवन है ना, तो जब डेवलपमेंट शुरू हुई है तो वो कह रहा है रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट। रिसर्च फेज में कभी भी मीट नहीं होता, ठीक है ना, वो एक्सपेंसिव है। आगे वो कहता है द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम यकम जनवरी 2015। ओ, इसका मतलब यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक डेवलपमेंट चली और फिर इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद यकम जनवरी 2015 से वो हमने कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, ठीक है। वो कहता है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 साल। ये उसकी यूज़फुल लाइफ है, ये इस इंटेंजिबल की यूज़फुल लाइफ है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल करवानी है आपको, ठीक है, ज़रा पॉज कीजिएगा आमिर भाई। अच्छा जी, अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, मैंने आपको करवानी है। लेकिन उससे पहले चूँकि आप जो बच्चे आज से सेकंड क्लास थी ना, तो कुछ बच्चों ने घर पे बैठ के भी ये क्लास लेनी है। तो जब वो ये क्लास लेंगे तो उनके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि कल 11 बजे क्लास शुरू करेंगे और 12:15 तक क्लास पढ़ाऊँगा मैं, 12:15 तक। कल थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है, इस वजह से मुझे ये क्लास जल्दी शुरू करके जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। इसलिए जो बच्चे घर पे बैठे ये यूट्यूब का ऊपर लेक्चर सुन रहे हैं आज वाला, जिन्होंने सुस्ती की और नहीं आए हैं, आधी से ज़्यादा क्लास नहीं ना आई हुई, ठीक है, वो कल काइंडली 11 बजे आ जाए। लेट हूँ तो मैं हूँ, आप लोग ना हूँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा जी, अब बात ये हो रही थी, मैं बस अब 10 मिनट में इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ। जूम सेशन मुझे याद नहीं रहा था, FAR 2 का जूम सेशन भी ऑनलाइन वाले बच्चों का, तो उन्होंने कहना है पहले ही दिन लेट हो गए, क्लास एक्स्ट्रा रख ली थी, याद नहीं रहा था बिल्कुल। तो बस ये बात ख़त्म करता हूँ मैं, उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह इस सवाल को दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर परसों क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर लूँगा मैं, तो ये जो कमी बेशी इंशाल्लाह इसको पूरा कर लेंगे। 4 रुपये का मेडिकल इक्विपमेंट हमने ख़रीदा है, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, मेडिकल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट हमने 4 मिलियन का ख़रीदा है। अब ये लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट हमारे इस प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे भी ये इक्विपमेंट आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा। अब
अगर FAR 1 के अंदर पढ़ा हुआ है वैसे ये कॉन्सेप्ट, अगर आपका कोई एसेट इस्तेमाल हो जाए किसी दूसरे एसेट की कंस्ट्रक्शन में, तो जितना अरसा उसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है उतने अरसे की डेप्शन उस बनने वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है। ठीक है ना, ये उसूल यहाँ पे भी है। अगर हमारा ये इक्विपमेंट अगर इस इंटेंजिबल के बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे इस इक्विपमेंट की उतने अरसे की एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन जितना अरसा इंटेंजिबल कैपिटलाइज होता रहा है वो हमें इस इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल हम FAR 1 के अंदर किया करते थे, कुछ उस तरह की एग्जांपल ही हम कर लेते हैं कि जनरेटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर 1 month इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन। याद आया कुछ? इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज 120 रुपीज़ 120 million एंड लाइफ इज 10 years। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे हमारा मिसाल कोई भी साल है, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर एंट्री पास करूं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ जनरेटर क्रेडिट, और ये 120 डिवाइडेड बाय 10 कितना बनता है? 12 रुपये से ये एंट्री कर दूं तो क्या ये एंट्री सही होगी? ये एंट्री सही नहीं है, क्योंकि ये जनरेटर सारा साल हमने अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया रूटीन के अंदर। मिसाल के तौर पे कॉलेज वाला, आपके महीना छुट्टी रही, कॉलेज वालों ने कैंटीन बनानी थी, ठीक है, तो 1 महीने के लिए कॉलेज के अंदर क्लासेस तो नहीं हो रही थी, लेकिन 1 महीना कैंटीन की कंस्ट्रक्शन होती रही और जनरेटर चलता रहा। अज्यूम करेंगे कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वैसे कुछ भी नहीं हो रहा था, कॉलेज बंद था, लेकिन 1 महीना जनरेटर कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो गया। अब आपका जो जनरेटर है वो पूरे 12 महीने ही डेप्रीशिएट होना है। एक्यूमुलेशन ऑफ जनरेटर ये 12 महीने की 120/10 कर लिया ना, यानी 12 महीने की साल की 12 डेप्रीसिएशन है, तो 1 महीने कितनी होगी? एक तरह कैलकुलेशन सिंपल रहती है। ठीक है, अब आपके एसिड की एक्यूमुलेशन 12 ही आनी है, पर मसला ये है कि आपने इसमें से सारे का सारा 12 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालना, बल्कि आपने क्या बनाई? कैंटीन बिल्डिंग बनाई। तो कैंटीन बिल्डिंग में आपने 12 इंटू 1/12 यानी 1 रुपये, बेसिकली ये कैंटीन क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग है ना। ठीक है, तो आपने उस 12 रुपये की डेप्रीसिएशन में से 1/12 यानी 1 रुपया एसिड की कॉस्ट में ऐड, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया, और बाकी 11 महीने की डेप्रीसिएशन, ये बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो आप, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे जो हमारा इंटेंजिबल बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस जैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एक इक्विपमेंट खरीद लिया है। ये समझ आया? ये समझ आया कि पिक्चर लेनी है तो ले लें। ठीक है, हमने एक इंटेंजिबल जो है वो किस दिन खरीदा है जी? देखें ज़रा, 1 जनवरी 2014 पे। अब 1 जुलाई 2013 से हमने रिसर्च शुरू कर दी थी, और 30 जून 14 तक रिसर्च ही चली। इसको ना बना लेते हैं, अब बहुत हो गया ज़बानी कलामी। टू साल्स हैं, 2 साल्स। यकम जुलाई 13, फिर 1 जुलाई 14, और 30 जून 15, ऐसा ही है। ओके, नाउ रिसर्च शुरू हुई
हम रिसर्च को किस कलर से लिया करते थे, याद है कुछ? ग्रीन कलर से। और रिसर्च ही चली पूरा साल। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई और चूंकि सवाल खामोश है और बल्कि नीचे उसने कह दिया रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया है, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने फिर ये अज्यूम करना है कि सारी डेवलपमेंट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करने वाली है, ठीक है। तो डेवलपमेंट शुरू हुई, लेकिन 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 ये प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2015। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2014 तक, ये जो डेट है, इस दिन तक डेवलपमेंट चली। डेवलपमेंट कैपिटलाइज होने वाली किस कलर से? रेड कलर से होती थी, पक्की बात है, याद है? लो जी, ये अरसा हमारी डेवलपमेंट चली, ठीक है। अब ये तो बात हो रही है प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर 8 मिलियन इस खर्चे का खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस आउट होना है, और 12 मिलियन इन 6 महीनों का खर्चा है जिसको एसडी कॉस्ट में हमने ऐड कर देना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब बीच में इक्विपमेंट घुसा है, बाकी डिस्कशंस तो इंशाल्लाह करते ही हैं। इक्विपमेंट घुसा है और इक्विपमेंट साहब जो हैं वो इस दिन वारिद हुए हैं। इधर इक्विपमेंट खरीद लिया 4 मिलियन का, इसको हमने क्या करना है, इस दिन कैपिटलाइज करना है एज बोलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी तो एंट्री यही होगी ना, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक। अब ये जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, इस दिन से अमोर्टाइज ये डेप्रीशिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 5 साल। अब हमारा प्रोजेक्ट इसके आने के बाद पूरा 1 साल चला है, ऐसे ही है, 1 साल चला है। इस 1 साल के अंदर ये जो डेप्रीशिएट हुआ है, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा पड़ेगा इसका, और जो इस साल के बाद होगा वो भाई किसी और प्रोजेक्ट में होगा, फिर हमारे प्रोजेक्ट में तो नहीं होगा, ठीक है। अब अगला मसला क्या है? मसला ये है कि 4 मिलियन की जो कॉस्ट है इसको अमोर्टाइज करना है ओवर 5 ईयर्स, लेकिन पहले साल के अंदर कितने महीने अमोर्टाइज करना है? 6/12। ज़रा बताओ कितना बनता है? 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12 कितना जी? ये 0.4 एक्सपेंस बनाऊं या एसेट? क्यों? प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो गया है। ये वो फेज चल रहा है जिस फेज के अंदर होने वाले सारे खर्चे ही एक्सपेंस आउट होते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन कैसे इंटेंजिबल बन जाए, ठीक है। तो ये 4 मिलियन भी बाकी एक्सपेंसेस, 8 मिलियन का रिसर्च एक्सपेंस होगा, ठीक है, और 4 मिलियन का इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। यकम जनवरी 14 से लेके 30 जून 14 तक के 6 महीनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस। डन। आगे जी, अगला साल ये इक्विपमेंट तो फिर भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये इक्विपमेंट की अगले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन ये कितनी बनती है? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, सवाल खामोश है, तो ये अगेन 0.4। अब इसको हमने 0.4 को क्या किया था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाया था। इस 0.4 को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये भाई साहब फिर भी डेप्रिशिएट हुए जा रहे हैं, हालांकि हमारा इंटेंजिबल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये इक्विपमेंट तो डेप्रिशिएट होता रहेगा ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं रुकती, ठीक है। तो अगले 6 महीनों के अंदर फिर 0.4 की डेप्रिसिएशन आएगी, इसका क्या करें? इसको फिर एक्सपेंस में डाल दें, ये तो वैसे ही निकल गया, एक्सपेंस बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारे इक्विपमेंट की डिस्कशन थी, ठीक हो गया, सही है। अब ये अंग्रेजियां आपने मारनी है ना सारी, ठीक है, लेकिन कंप्लीट मैं सवाल को खुद कल मैं ही करवाऊंगा। इसमें 1-2 छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मसाइल हैं, डिस्कस करके भेजूंगा, क्योंकि आपने खप के आना है इसके साथ, और फिर हम कल मिल के खपेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 30 जून 2014 वाला साल मुकम्मल हो गया। इसके अंदर 8 मिलियन तो सीधा सीधा एक्सपेंस है, और 4 मिलियन जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन की डिस्कशन डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन पहले 6 महीनों की एक्सपेंस आउट, दूसरे 6 महीनों की जो अगले साल के पहले 6 महीने वो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट, और फिर आखिरी 6 महीने एक्सपेंस आउट, ठीक है। लो जी, 30 जून ओवर, 30 जून 15 आया। 30 जून 15 के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में ये 12 मिलियन को हम क्या डिसाइड कर चुके हैं? ये डेवलपमेंट है, ये कैपिटलाइज होगी। 0.9 ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ, IS 38 प्रोहिबिट्स
ट्रेनिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ये तो बिल्कुल कैपिटलाइज हो गई, ठीक है। अब यूं बात चलेगी आपकी, आप पूरा अगर पूरे सवाल को एक्सप्लेन करें ना तो आप यूं कहेंगे कि फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 8 मिलियन क्या है रिसर्च, I38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो इसको एक्सपेंस आउट कर देना है, प्लस साथ ही कहोगे इन इक्विपमेंट जो खरीदा है इसको वी विल रिकॉर्ड इट एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स फर्स्ट 6 months शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अगला साल शुरू होगा, ये साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हुआ, अगले साल में आप कहोगे कि 12 मिलियन and 0.6 million meets the recognition criteria, therefore it shall be capitalized as an intangible. However, 0.9 research expense shall not be capitalized as I38 prohibits its capitalization. Done? हाँ, तो ये 12 में ऐड होगी ना इंटेंजिबल की कॉस्ट में, टेस्ट रन को एसिडी कॉस्ट में ऐड करते हैं। हाँ, क्यों नहीं है, कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, हम कहेंगे 12 and 0.6 दोनों मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, देयरफॉर दोनों विल बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल शैल बी कैपिटलाइज एट 12.6, ठीक है। हाउएवर 0.9 शैल नॉट बी कैपिटलाइज एज इट इज रिसर्च एंड I38 प्रोहिबिट्स इट्स कैपिटलाइजेशन। डन हो गया। नेक्स्ट अगली बात आप इसकी डेप्रिसिएशन की करोगे, आप कहोगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 6 months शैल बी रिकॉर्डेड शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, हाउएवर डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 months, मंथ्स भी लिख सकते हो आप, जुलाई दिसंबर, शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मामला था था, ठीक है। लेकिन अगली बात और भी आनी है, जब 1 जनवरी 15 को ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर गया है और इसकी शेल्फ लाइफ 10 साल है, तो 12 मिलियन प्लस 0.6 मिलियन प्लस ये वाला 0.4 मिलियन, ये सारे मिलके जो इंटेंजिबल की कॉस्ट बनी है, इस कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 10 करके 6/12 भी करना था। ये अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल की डिस्कशन में आपने बात करनी है, ठीक है। अब ये सारी बातें आपने बिल्कुल सीधी सीधी रख के बात की थी, ठीक है ना, इसकी कल एंट्रीज भी करवा दूंगा, ओके। पर एक मसला आएगा, वो मसला ये है कि भाई साहब ने क्या किया, ये इतना कुछ हमने समझ के एक एक मौके के ऊपर कुछ एक्सपेंस कुछ एसेट किया, और इन्होंने क्या किया, मोहतरम ने फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWIP। उन्होंने भाई का आसान निकल गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, फिर CWIP डेबिट, और कितनी अमाउंट से, ये 13.5 से, और ये भाई साहब ने कर दिया। अब आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने 30 जून 14 में कहना है, सारी डिस्कशन करने के बाद जो मैंने बताई है, उसके बाद आपने एंड पे कहना है हाउएवर अकाउंटेंट हैज़ wrongly capitalized all the cost to CWIP, therefore CWIP shall be credited and relevant accounts will be debited। जान छुड़ाओ मुहिम, ठीक है। दूसरे साल में सारी डिस्कशन करने के बाद एंड पे क्या कहोगे, हाउएवर अकाउंटेंट हैज़ wrongly capitalized all cost in CWIP, therefore CWIP shall be, करेक्शन करनी है ना, क्रेडिट एंड रेलेवेंट अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, जो ऊपर हम डिस्कस कर आए होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप IAS 8 पढ़ चुके हैं, आप खड़े हैं 2015 में, तो 2015 वाले एक्सपेंसेस की गलती और इनकम्स की गलती जो होती है वो तो वहाँ पे सही कर लेंगे, लेकिन 2014 की गलती सही करने के लिए तो एक लाइन IAS 8 वाली 2014 वाले साल में लिखनी है, 15 में नहीं लिखनी। याद है ना, जिस साल में खड़े होते थे उस साल के अंदर गलती को वो सही करके ही भेजते थे, रीस्टेट नहीं करते थे। लेकिन 2014 की गलती 15 में पकड़ी जाए तो रीस्टेटमेंट करते थे, ठीक है ना। तो रीस्टेटमेंट में क्या करते थे, जो इनकम्स एक्सपेंसेस होते थे उनको प्रॉफिट लॉस होता नहीं था, उन्हें कहाँ हिट कर देते थे, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में। क्या कहते थे जी, ओपनिंग रिटेन। तो बस ये लाइन एक 2014 के अंदर आपने लिखनी है कि चूंकि हम 15 में खड़े हैं और ये एरर हमें 15 में आके पता लगा है, तो क्या करेंगे, हम प्रायर ईयर के इस एरर को ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट कर देंगे। कोशिश करनी है ये सारी बातें लिखने की। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कल आपको इसके ऊपर मजीद बात करूँगा। ये आपका सबसे हॉट फेवरेट मेन होमवर्क है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है अपने अल्फाज में, और साथ ही मैंने 3 भी होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है जी। बाकी जो काम करवाया है इन दोनों लेक्चर्स में 5 और 6 में, ये दोनों रिवाइज करना भी इससे भी ज़्यादा अहम है जितना मैंने होमवर्क दिया उस। जी क्वेश्चन है भाई एक,
जी बेटा समझ नहीं आई। ये 0.4 इक्विपमेंट खरीद लिया है, अवेलेबल फॉर यूज है, यूज होना शुरू हो गया, डेप्रिशिएट करो, नहीं भी हो रहा तब भी डेप्रिशिएट करो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करेंगे। यहां पे ये 4 मिलियन इंटेंजिबल डेबिट करेंगे, ये डेप्शन डेबिट, ये इंटेंजिबल डेबिट, ये डेप्रिसिएशन डेबिट लिखा हुआ है, ये बल्कि नहीं लिखा हुआ मैंने, डेप्रिसिएशन लफ्ज नहीं लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन। अब ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।